एथिक्स एंड वैल्यू इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन में नैतिकता और मूल्य के बारे में हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे। और यूनिट 3 जो है ह्यूमन नीड्स एंड मोटिवेशन, उसमें जो हमारा पहला टॉपिक हम लोगों ने कवर करने की कोशिश की थी लास्ट लेक्चर पे, दैट वाज द एथिक्स। वो वाला पार्ट जो था उसको हमने एथिक्स बोला था, यानी कि नैतिकता, जिसे हम लोग पढ़ रहे थे। तो नैतिकता के संबंध में हमने कई सारी डेफिनेशंस ली थी, जिसमें मैंने आपको सबसे बेहतर डेफिनेशन जो मुझे सबसे इफेक्टिव लगती है वो मैंने प्रशांत द्वैत की बताई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि नैतिकता जो है वो स्वयं की समझ से विकसित होती है। जहां स्वयं की समझ किसी पौधे का एक मूल है, वही नैतिकता उस पौधे का फूल है। ये उन्होंने बताया था, जिसको हम लोगों ने सबसे ज्यादा एम्फेसाइज किया था, और ये भी देखा था कि ये वाली परिभाषा जो है सबसे ज्यादा प्रभावशाली भी है, तो हमें इस पर ज्यादा जोर देना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने इसके संबंध में कई सारी परिभाषाएं देखी। मैकाइबर और पेज द्वारा दी गई परिभाषा हो गई, किंग्सले डेविड द्वारा दी गई परिभाषा हो गई, जिसवर्ड द्वारा, इसी तरीके से प्रोफेसर कूपर द्वारा दी गई परिभाषा भी सबसे महत्वपूर्ण परिभाषाओं में से एक, जिसमें जैन और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की व्याख्या भी इसमें की थी। नीति शास्त्र के अंतर्गत यानी कि इथिक्स में अगर हम बात करें व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द जैनिज्म एंड द बौद्धिस्ट फिलॉसफी, सो बोथ द जैनिस्ट एंड बौद्धिस्ट फिलॉसफी हैव अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन दिस, जिसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे अभी आगे। और इसके बाद हम लोगों ने नैतिकता की विशेषता यानी प्रॉपर्टीज ऑफ एथिक्स की बात की थी, यानी नैतिकता की क्या विशेषताएं हैं, क्योंकि उसकी विशेषता ही हमें ये बताती थी कि जीवन में नैतिकता की आवश्यकता क्या है। अधिकतम जोर हमने नैतिकता के संबंध में इस बात पर दिया था लास्ट लेक्चर में भी, कि नैतिकता जो है वो सामाजिक नियमों या समाज द्वारा तैयार किए गए व्यवहारिक नियमों का एक को पालन करने की एक प्रवृत्ति है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप नैतिक हैं, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप नैतिक नहीं है, इसका मतलब। तो इस तरीके से हमने नैतिकता को विशेष तौर पर क्या समझा था, हमने विशेष तौर पर नैतिकता को ये समझा था कि नैतिकता जो है, एथिक्स इज एक्चुअली टू फॉलो द रूल्स सेट बाय द सोसाइटी फॉर योर बिहेवियर while you are living in the society or with the social elements। जब आप सामाजिक तत्वों के साथ एक समाज में रह रहे हो, तो समाज द्वारा तैयार किए गए आपके लिए जो नियम है, उन्हीं को हमने नैतिकता का नाम दे दिया है। सो दीज आर व्हाट वैल्यूज ऑफ द एथिक्स जो हम लोगों ने देखी थी। नैतिकता की जो विशेषताएं देखी थी, उनके बाद हम लोगों ने नैतिकता की आवश्यकता को समझा था, जिसमें प्रशासनिक तौर पर देखा जाए तो प्रशासन के अंतर्गत पारदर्शिता, जनविश्वास, लक्ष्यों की प्राप्ति, सुशासन, जवाबदेहिता, जन कल्याण। देखो, नैतिकता का आशय जो है वो आपके सामान्य जीवन में अलग होता है। नैतिकता का आशय जो है वो आपके सामान्य जीवन में भी हो सकता है। नैतिकता का आशय जो है वो सामान्य जीवन के अतिरिक्त भी हो सकता है, जैसे आपके धर्म के लिए सामान्य जीवन के अतिरिक्त भी हो सकता है ना। बुद्ध ने और महावीर ने भी ये बताया। नैतिकता का आशय एक जो होता है, वो एक आशय लोक प्रशासन में माना जाता है। हम लोग जहां यहाँ इस टॉपिक में बात कर रहे हैं, वो लोक प्रशासन की बात कर रहे हैं, ना कि किसी और चीज की। वी आर टॉकिंग स्पेशली अबाउट द लोक प्रशासन। तो हमारा ये जो पूरा सिस्टम चल रहा है फिलहाल, जिसकी बात हम कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो आवश्यकताएं हैं वो लोक प्रशासन के अनुसार दी गई आवश्यकताएं हैं। तो चाहे वो ट्रांसपेरेंसी हो, पॉपुलर बिलीफ हो, या पब्लिक बिलीफ हो, या फिर अचीवमेंट ऑफ गोल्स हो, या गुड गवर्नेंस हो, चाहे वो फॉरबेरेंस हो, चाहे वो पब्लिक वेलफेयर हो, ये सारे के सारे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नैतिकता की आवश्यकता होती है। और ये सारे के सारे उद्देश्य जनता के भलाई के लिए होते हैं या पब्लिक इंटरेस्ट के लिए होते हैं, जो लोक प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। मैं नहीं कह रहा, ये तो चीनी दर्शन, यानी कि चीनी दर्शन जो कन्फ्यूशियस नाम के वहां प्रमुख देवता कह लो या प्रमुख महापुरुष कह लो, जैसे हमारे बुद्ध हुए, महावीर हुए, उन्हीं की तरह है। तो कन्फ्यूशियस ने स्वयं कहा है उसमें। और हमारे यहाँ या फिर यूनानी दर्शन में अरस्तु को ले लें या प्लेटो को ले लें, इन सब लोगों के दर्शन का एक मूल सिद्धांत क्या रहा कि जो राजा है उसका शासन का या राजा द्वारा किए गए शासन का मुख्य लक्ष्य ये नहीं होता कि राजा स्वयं के हितों की प्राप्ति करे। राजा का पहला दायित्व तो हमेशा प्रजा के हितों की प्राप्ति होता है। तो प्रजा के हितों की प्राप्ति जो है उसमें पारदर्शित नहीं थे। यानी कि हम वही पुरानी फिलोसफी की बात कर रहे हैं, वहां पर हम लोग एक बार फिर से रिपीट करने की कोशिश करेंगे उन सभी फिलोसफीज को जो हमने फिलोसफर्स ऑफ थिंकर्स में पढ़ी थी। मैंने आपको बताया ना, नए सिलेबस में थोड़ा सा क्रम चेंज जरूर हुआ है, लेकिन पुराने सिलेबस का क्रम मुझे थोड़ा सा ज्यादा बेहतर लगा था, क्योंकि पहले हम इनको पढ़ने के बाद फिलोसफर्स ऑफ थिंकर्स पर जाते थे वहां, तो हमें बहुत अच्छे से वो अरेंज मिलता था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अरेंजमेंट इन्होंने गायब किया है। अब वो आयोग जाने के आयोग ने किस आधार पर या किन शर्तों के आधार पर, किन सिफारिशों के आधार पर इस तरीके से परिवर्तन लाए होंगे, जो भी है, लेकिन हमारे लिए तो वही चीज है।
ओके, इसके बाद हम लोगों ने नैतिक मूल्यों को देखा था अंतिम तौर पर, जिसमें ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, दया, सहिष्णुता, राष्ट्रभक्ति, सर्वोच्च उपयोगिता, सर्वोच्च तार्किकता। नैतिक मूल्य और नैतिक मूल्य प्रशासन में, ये भी सारे के सारे इनका संदर्भ किससे है? इन सभी का संदर्भ भी जो है वो गवर्नेंस से ही है, यानी कि ऑल आर रिलेटेड टू द गवर्नेंस। तो इनका जो रिलेशन गवर्नेंस से बन रहा है, यानी कि जो प्रशासन से इनका संबंध बन रहा है, उसी के आधार पर हमने इनको पढ़ना भी है। और विशेष बात मैं आपको यहाँ पर एक बताऊं, वो ये है कि इन सभी पे लगभग कहीं ना कहीं आप देखोगे तो प्रश्न आ चुके हैं। जैसे सत्यनिष्ठा के संबंध में 3 नंबर का क्वेश्चन ऑलरेडी वर्ष 2018 में आपको मिलेगा मेंस के एग्जाम में, अगर आप जाकर देखेंगे तो। इट सेज व्हाट, जो क्वेश्चन था कि लोक प्रशासन में सत्यनिष्ठा का क्या आशय है, समझाइए। तो सीधे सीधे तौर पर जो इंटेग्रिटी है, वो इंटेग्रिटी हाउ इट इज कंट्रीब्यूटिंग इन द पब्लिक गवर्नेंस, तो यू हैव टू एक्सप्लेन इट। तो इस तरीके की जो प्रश्न है वो आपके लिए बनते रहे हैं, 3 नंबर में भी और कुछ 6 नंबर में भी बनते रहे हैं। और चेंजिंग पैटर्न के साथ ये हो सकता है अब आपके लिए, क्योंकि इसमें आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लाइक यू आर व्हेन टॉकिंग अबाउट, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ एक लाइन रह गई या 10 शब्द रह गए। पहले कम से कम 20 शब्दों तक बोल रहे हैं या 2 पंक्तियों की बात कर रहे थे, है ना। बाकी की सारी चीजें फैमिलियरिटी के साथ जो आएंगी आपके साथ, वो तब आएंगी जब आपके सामने पेपर आ जाएगा। विशेष तौर पर अभी आपके लिए थोड़ा सा संघर्ष तो है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। नए पैटर्न के अकॉर्डिंग थोड़ा सा जो शब्द सीमा बदल दी गई, उसमें आपको थोड़ा बहुत प्रयास करना पड़ेगा, हालांकि। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक आ रहा है आज से, जो हम लोग शुरू कर रहे हैं, दिस इज द एक्चुअली पार्ट ऑफ एथिक्स एंड द वैल्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी लोक प्रशासन में नैतिकता और मूल्य। ये दो पहली चीज है। हम लोग जो मूल्य हमने देखे हैं, उन्हीं मूल्यों के संबंध संदर्भ में किए गए कुछ प्रयासों की बात यहाँ पर कर रहे हैं। और यहाँ पर जो आपको दिए गए हैं वो अंतरराष्ट्रीय प्रयास है, यानी इंटरनेशनल एफर्ट्स। जो आपको ASPA यहाँ पर जो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, दिस इज अ काइंड ऑफ इंटरनेशनल एफर्ट अबाउट दी मोरालिटी, यानी कि नैतिकता के संबंध में, जो लोक प्रशासन में नैतिकता की वृद्धि करनी है, उसके संबंध में क्या प्रयास किए गए। तो अंतरराष्ट्रीय प्रयासों में सबसे पहला ASPA आता है, जो कहता है दैट अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या अमेरिकन हो गया, वो अमेरिकन है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दैट वाज फॉर्म्ड इन 1984, जिसकी शुरुआत 1984 में की गई थी। इस बात को ध्यान रखिएगा, राइट। तो ये कहता है दैट ASPA, अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फर्स्ट नोटेड द नीड फॉर एथिकल वैल्यूज फॉर पब्लिक सर्वेंट्स एंड सेट सम स्टैंडर्ड्स इन दिस कॉन्टेस्ट व्हिच आर एज फॉलोज। 1984 में ASPA यानी अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने सर्वप्रथम लोक सेवकों के लिए नैतिक मूल्यों की आवश्यकता पर ध्यान दिया, और इस संदर्भ में कुछ मानक तय किए जो इस प्रकार हैं। हालांकि ये ASPA जो था, वो लगभग लगभग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, यानी कि मंच के रूप में उभरा, या बोल सकते हैं एक प्रेरणा के रूप में उभरा, जिसके बाद कई सारे देशों में इंडिविजुअली लोक सेवकों के लिए आचरण संहिता पर विचार किया गया था। तो ये कहता है दैट टू फॉलो द ऑब्जेक्टिव्स एंड आइडियल्स मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में वर्णित उद्देश्यों और आदर्शों का पालन करना लोक सेवकों का सबसे पहला धर्म या पहला कर्तव्य होना चाहिए। रेस्पेक्टिंग पब्लिक रेस्पॉन्सिबिलिटी, जन उत्तरदायित्व का सम्मान करना। जन उत्तरदायित्व यानी कि जनता के प्रति आपका जो उत्तरदायित्व है, जनता के लिए आपने कार्य करना है, जिसमें जनता का हित हो, और जनता का हित सर्वोपरि आपके लिए रहना चाहिए। प्रॉपर यूज ऑफ पब्लिक फंड, सार्वजनिक धन का उचित उपयोग। सार्वजनिक धन के आप सिर्फ रक्षक या फिर आप उसके सिर्फ एक तरीके से कैशियर हो सकते हैं, आप उसका निजी तौर पर उपभोग या उपयोग नहीं कर सकते। सार्वजनिक धन जनता द्वारा दिया गया धन है, ताकि आप उससे समाज का कल्याण कर सकें, समाज का निर्माण कर सकें और समाज का सुचारू संचालन कर सकें। आपको वो धन इन्हीं कार्यों में उपयोग भी करना चाहिए, आप इसका निजी उपयोग नहीं कर सकते, वरना ये भ्रष्टाचार के अंतर्गत आएगा। ये हमने भ्रष्टाचार में लास्ट टॉपिक में भी देखा हुआ है। डिस्चार्ज योर ड्यूटीज ऑनेस्टली, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा एवं दायित्वों का निर्वहन करना, सत्यनिष्ठा से अपने दायित्वों का निर्वहन करना, राइट। तो यहाँ पर इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है। वी आर टॉकिंग अबाउट, यहाँ ऑनेस्टी काट के इंटेग्रिटी करना, दिस इज इंटेग्रिटी, दिस इज इंटेग्रिटी। ओके, एंड दे डेमोन्स्ट्रेट हाई कैरेक्टर वैल्यूज इन योर पब्लिक लाइफ, अपने सार्वजनिक जीवन में उच्च चारित्रिक मूल्यों का प्रदर्शन करना। यानी कि हमारा जो एक पब्लिक लाइफ है, लोगों के समक्ष जब हम जा रहे हैं, लोगों के समक्ष जो हमारा जीवन है, उसमें हम क्या करें, अपने उच्च चारित्रिक मूल्य, जो हमारे कैरेक्टर के सबसे अच्छे मूल्य हैं, या बेस्ट वैल्यूज ऑफ आवर कैरेक्टर्स मस्ट बी शोन बिफोर द पीपल ऑलवेज, ये हमें ध्यान रखना है ना। द नेक्स्ट पार्ट कम्स हियर,
नोलन कमेटी, ये एएसपीए के बाद आया, जो अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बनाई गई, उसके बाद नोलन कमेटी ने अपनी सिफारिशें दी हैं। नोलन कमेटी जो थी, उसकी जो सिफारिशें थी वो 1993 में व्यक्त की गई थी, यानी लगभग 9 वर्ष बाद एएसपीए के। ये कहता है दैट इन 1993 a committee was formed under the chairmanship of Lord Nolan by the Prime Minister John Major in Britain in the context of the moral decline in public life of public servants. This committee called the Committee on Standards in Public Life, and he recommended the following moral values in the context of public service. वो values को हम लोग देखेंगे। 1993 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉन मेजर द्वारा लोक सेवकों के सार्वजनिक जीवन में आने वाली नैतिक गिरावट के संदर्भ में लॉर्ड नॉलन की अध्यक्षता में, जिनके नाम पर इस कमेटी का नाम नॉलन रखा गया, एक समिति गठित की गई है। कब? 1993 में। इस समिति को कमिटी ऑन स्टैंडर्ड इन पब्लिक लाइफ, सार्वजनिक जीवन में मानकों पर स्थापित की गई कमेटी कहा जाता है। इन्होंने लोक सेवकों के संदर्भ में निम्नलिखित नैतिक मूल्यों की अनुशंसा की है। 1993 में आई हुई नोलन कमेटी ने किन मूल्यों के बारे में बताया? उसमें सबसे पहला मूल्य जो आता है वो है सेल्फिशनेस, यानी कि पब्लिक सर्वेंट्स विल रिकॉग्नाइज पब्लिक इंटरेस्ट rather than पर्सनल इंटरेस्ट इन पब्लिक लाइफ, यानी कि उन्हें अपने स्वमूल्यों से ज्यादा या स्वहितों से ज्यादा जनहित पर ध्यान देना चाहिए। अपने जीवन में स्वहित को बिल्कुल पीछे रखना चाहिए और जनहित को सबसे पहले क्रम पर रखना चाहिए। निस्वार्थता का मतलब ही ये होता है कि जब आप अपने स्वार्थ के लिए नहीं, लोगों के स्वार्थ के लिए कुछ कार्य करते हैं, तो लोक सेवक सार्वजनिक जीवन में व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सार्वजनिक हितों को ही मान्यता देंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण मूल्य लोक सेवक में होना चाहिए। दूसरा, ऑब्जेक्टिविटी, गोल फ्रीनेस। All the official works done by public servants should be done to fulfill the public goals. लक्ष्य उन्मुक्तता जिसे हम कहते हैं कि लोक सेवकों द्वारा की जाने वाली सभी आधिकारिक कार्य सार्वजनिक लक्ष्यों की पूर्ति करने वाले ही होने चाहिए। यानी उनके द्वारा जितने भी आधिकारिक ऑफिशियल काम होते हैं जो वो ऑफिस में बैठकर करते हैं, वो सभी लोगों के हितों की पूर्ति के लिए ही हो। ओपननेस, द पब्लिक सर्वेंट मस्ट हैव एक्सेस टू व्हाटएवर एक्शन और डिसीजन द पब्लिक सर्वेंट टेक्स। ओपननेस, खुलापन, लोक सेवक जो भी कार्य करें या निर्णय लें उस तक जनता की पहुंच अनिवार्य रूप से हो। कहने का मतलब यह है कि आपने कोई निर्णय लोक सेवक होने के नाते लिया है, तो ये आपका दायित्व बनता है कि आप उसके संबंध में जनता को पूर्ण जानकारी दें, या जनता उसके संबंध में पूरी तरीके से जागरूक हो कि आप उनके लिए क्या निर्णय लेने वाले हैं और किस तरीके से उसका संचालन करने वाले हैं। ऐसा करने से, मैंने आपको पहले भी बहुत बार बता दिया है कि पारदर्शिता आती है और ट्रांसपेरेंसी आती है, तो लोक सेवाओं में या प्रशासन में लोगों की सहभागिता बढ़ती है, उनका विश्वास बढ़ता है। सहभागिता बढ़ने से प्रशासन और सुचारू हो जाता है। काम करने में आप लोगों को और ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी अगर आप लोक सेवक हैं। ओके, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, द पब्लिक सर्वेंट फॉलो ट्रुथ, ऑनेस्टी इन पब्लिक लाइफ, राइट। ईमानदारी ये कहता है दैट लोक सेवक सार्वजनिक जीवन में सत्य, ईमानदारी का अनिवार्य रूप से पालन करें। आ गया, इसको करते हैं। सत्य और ईमानदारी का अनिवार्य रूप से पालन करें। देन आफ्टर, इंटेग्रिटी says that public servants will demonstrate full honesty, commitment to work in the course of their public responsibility. सत्यनिष्ठा कहती है कि लोक सेवक अपनी सार्वजनिक जिम्मेदारियों के दौरान पूर्ण ईमानदारी, कार्य के प्रति प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करेंगे। ये सत्यनिष्ठा यही है, आपकी कार्य के प्रति पूरी ईमानदारी है कि नहीं, आप कार्य के प्रति कितने निष्ठा है आपके अंदर, आपका जो कार्य है उसके प्रति कितनी निष्ठा है आपके अंदर, आप अपनी जिम्मेदारियों का पूर्ण रूप से पालन करते हैं और उनका ध्यान रखते हैं या नहीं, आप अपने प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं या नहीं, ये सारी चीजें महत्वपूर्ण होती है। अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेहिता, ये सबसे ज्यादा जरूरी होती है। प्रशासन में अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो प्रशासन हो ही नहीं सकता। यहाँ ये कहता है पब्लिक सर्वेंट्स विल बी अकाउंटेबल टू देयर एम्प्लॉइज फॉर ईच ऑफ देयर पब्लिक एक्शन। लोक सेवक अपनी प्रत्येक सार्वजनिक क्रियाओं के प्रति, अपने नियोक्ताओं के प्रति जवाबदेह हैं। वो लोग जिन्होंने उनको नियुक्त किया है और वो लोग जिन्हें वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, यानी कि अपने सेवा प्राप्त करने वाले लोग यानी कि जनता, और उनको नियुक्त करने वाले विभाग यानी कि सरकार के जो डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट या गवर्नमेंट में गवर्नेंस को रन किया जा रहा है, उनके प्रति हमेशा उनको जवाबदेह रहना चाहिए। अपने से उच्चस्थ अधिकारी और अपने नीचे जनता के प्रति लोक सेवक को सदैव अकाउंटेबल रहना पड़ेगा और दोनों को ही जवाब देना पड़ेगा। और लोक सेवक जो है यानी कि पब्लिक सर्वेंट जो है, उसके लिए सबसे बड़े चैलेंज का इशू यही होता है। चैलेंज का इशू तो सबसे पहला ये होता है, वो ये है कि एक लोक सेवक की कुर्सी पर बैठते हुए या एक लोक सेवक के पद पर बैठते हुए उस व्यक्ति
को की ओर भी देखना पड़ता है, अधोमुखी भी रहना पड़ता है, उस व्यक्ति को नीचे की ओर भी देखना पड़ता है, यानी कि ऊर्ध्वमुखी भी रहना पड़ता है। जब वो अधोमुखी है, यानी कि वो व्यक्ति ऊपर की ओर देख रहा है, तो विशेष से इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि क्या उसके कार्य जो हैं वो जनता के प्रति सही हैं, क्योंकि उसे जनता के प्रति जवाबदेह बनना पड़ेगा। और जनता के प्रति जवाबदेह का मतलब होता है कि उसे अपने किए गए हर कार्य का जवाब जनता को देना पड़ेगा, यानी कि उसका ये उत्तरदायित्व है। दिस इज वन ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही हैज टू पे द अटेंशन ऑफ हिज आंसर्स टुवर्ड्स द पब्लिक। दूसरा, उसके उच्चस्थ अधिकारी या उसकी नियोक्ता विभाग, उच्चस्थ अधिकारी यानी कि सुपीरियर ऑफिशियल जिसे हम बोल सकते हैं, उसके प्रति भी जवाबदेह होना पड़ेगा। उच्चस्थ अधिकारी के साथ साथ उसके नियोक्ता विभाग, जिस विभाग में उसकी नियुक्ति की गई या जिस विभाग ने उसकी नियुक्ति की है, वो उसका नियोक्ता विभाग होगा, एम्प्लॉयर डिपार्टमेंट। उस नियोक्ता विभाग के प्रति भी उस लोक सेवक को पूरी तरीके से जवाबदेह होना पड़ेगा। तो उसको ऊर्ध्वमुखी जवाबदेहिता और अधोमुखी जवाबदेहिता दोनों के बीच में संतुलन बैठाना पड़ता है, क्योंकि इस बीच में ये जो सब हुआ, इस बीच में उसका इन दोनों कार्यों के मध्य में जो संतुलन बैठाने का तरीका है, वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। और वही लोक सेवक अपनी लोक सेवाओं में सबसे ज्यादा सफल लोक सेवक माना जा सकता है, हु कैन बैलेंस बिटवीन हिज ऑल हायर ऑफिशियल्स एंड द पब्लिक, क्योंकि उसे तो दोनों के लिए काम करना है। तो ऐसा कोई काम ना हो जिसमें वो जनता के हित के लिए अपने विभागीय निर्देशों का उल्लंघन कर जाए, या ऐसा भी कोई काम ना हो जिसमें वो विभागीय निर्देशों का पालन करने के चक्कर में जनता के जनहित का उल्लंघन कर जाए। अब उसको कैसे बैलेंस करना है, यही उसके सबसे बड़ा चैलेंज होता है उसकी लाइफ में या उसके करियर में या उसके कार्य में। अंतिम होता है नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रभक्ति। इट सेज दैट पब्लिक सर्वेंट्स विल डेमोन्स्ट्रेट पैट्रियटिज्म बाय देयर एक्शन एंड विल स्ट्राइव ऑफ दिस प्रमोशन। लोक सेवक अपने कार्यों में राष्ट्रभक्ति का प्रदर्शन करेंगे तथा उसके प्रोन्नयन के लिए प्रयासरत रहेंगे। यानी लोक सेवक का ये धर्म बनता है, ये कर्तव्य बनता है कि ना सिर्फ वो राष्ट्र के प्रति राष्ट्रभक्त बना रहे, साथ ही साथ राष्ट्रभक्त रहने के वो राष्ट्रभक्ति के जो सिद्धांत हैं या राष्ट्रभक्ति के जो व्यवहारिक गुण हैं, उनका इतना अधिक प्रचार करे कि उसे देख करके अन्य लोग भी, जो सामान्य लोग हैं, वो भी राष्ट्रभक्ति के प्रति प्रेरित हों, उत्साहित हों और राष्ट्रभक्ति का बड़े स्तर पर प्रदर्शन करें। ऐसा करने से पूरे देश में राष्ट्रभक्ति की भावना को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है, लोगों के मध्य उसके प्रति प्रेरणा जगाई जा सकती है, जो कि प्रशासन में और ज्यादा उपयोगी हो सकता है। तो ये जो ड्यूटी है, ये जो कर्तव्य है, ये भी एक लोक सेवक का ही होगा, एक लोक सेवक का ही माना जाएगा कि उसे राष्ट्रभक्ति को जगाने का अधिक से अधिक श्रेष्ठ से श्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो these actually are the concepts or the main points on which the Nolan Committee emphasized in the year 1993, said that these properties or these qualities must be there seen in the servant so that a public servant can be a great administrator for the public। यानी कि वो जनता के प्रति एक लाभदायक और एक सर्वश्रेष्ठ प्रशासक के रूप में उभर सके, वो जो कि देश की शासन व्यवस्था में योगदान दे सके। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात मानी गई थी। अब सवाल ये था कि ये सब चीजें जो हमारे सामने आई, ये तो वो चीजें थी जो हमने देखी हैं कि ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किए गए प्रयास थे, चाहे वो अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो नोलन कमेटी हो जो ब्रिटेन में आई, पहली अमेरिका में आई। हमारे सामने बात सामने आती है कि भारत में किए गए प्रयास क्या है, भारत ने आज तक इनके लिए क्या किया है। तो उसमें हम लोगों ने उसमें एक पार्ट ले लिया कि लोक सेवाओं में नैतिकता का नैतिकता को बढ़ावा देने हेतु किए गए प्रयासों के संदर्भ में, है ना, ये एक आपके लिए चलता फिरता एक प्रश्न हो गया। तो भारत में जो किए गए प्रयास हैं इस संबंध में, उनके बारे में हम लोग अब देखने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो भारत में किए गए प्रयास, एफर्ट्स इन इंडिया। तो इट सेज व्हाट of moral values in Indian society through religion has been there since ancient times, which we find in the अर्थशास्त्र composed by कौटिल्य। यानी कि हमने आज से नहीं देखा इन सब चीजों को। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र नाम का ग्रंथ हमने पढ़ा, उस शास्त्र नाम के ग्रंथ में कई वर्षों पहले ही इन सारे के सारे सिद्धांतों की बात कर दी गई थी।
और ये जो सारे सिद्धांत यहाँ पर लिखे गए थे, वो सारे के सारे सिद्धांत हमें आज भी लोक प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने में अत्यधिक सहायता करते हैं। ये कहता है that which we find in the अर्थशास्त्र composed by the Kautilya, but there has not been a systematic efforts towards the inclusion of the values and ethics in public administration. Nevertheless, for the first time in the Conference of Chief Ministers in the year 1997, the Ethical Code of Ethics for Public Servants was set after this in the year 1999 as WB in 2007 on the recommendation of the Chauhan Committee. Incorporating ethical values in education, the Public Services Bill was introduced, which also included ethical values for public servants. भारतीय समाज में नैतिक मूल्यों का समावेश धर्म के जरिए प्राचीन काल से ही रहा, जिसका विवरण हमें कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में मिलता है। लेकिन लोक प्रशासन में मूल्यों और नैतिकता के समावेशन की दिशा में सबसे पहले व्यथित प्रयास किए नहीं गए, और जो किया भी गया वो सर्वप्रथम 1997 में सम्मेलन के रूप में आया, जिसमें भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें नीति शास्त्रीय आचार संहिता लोक सेवकों के लिए तैयार की गई थी। एसबी चौहान समिति 1999 में बनाई गई, जिसके अंतर्गत नैतिक मूल्यों को शामिल किया गया लोक सेवाओं के अंतर्गत। तो 2007 में पब्लिक सर्विस बिल प्रस्तुत हुआ, यानी लोक सेवा बिल प्रस्तुत हुआ। तो पब्लिक सर्विस बिल जो आता है आपका, उसको आपको ध्यान रखना है। दिस पब्लिक सर्विस बिल comes in the year 2007। 2007 में पब्लिक सर्विस बिल प्रस्तुत किया जा रहा है, ठीक है। किस समिति की सिफारिश पर? एसबी चौहान समिति की आया था, जो 1999 की थी, जिसमें लोक सेवकों के लिए नीति शास्त्रीय मूल्यों को शामिल किया गया। तो तीन चीजें आपके सामने, या तीन वर्ष आपके सामने आ जाते हैं। 1997 मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हो जाता है, 1999 एसबी चौहान समिति आती है, 2007 पब्लिक सर्वेंट्स का बिल आ जाता है, पब्लिक सर्विसेज बिल आ जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट पार्ट इज द वैल्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन में मूल्य, हमने अभी नैतिक मूल्य देखे थे, अगर आपको याद हो, ईमानदारी हो गई, सत्यनिष्ठा हो गई, पारदर्शिता हो गई, जवाबदेहिता हो गई, राष्ट्रभक्ति हो गई। ये क्या है? दीज ऑल आर आदि 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 नैतिक मूल्य हैं। इन्हीं मूल्यों को अगर लोक प्रशासन से संबंधित किया जाए, तो लोक प्रशासन में किस तरीके से एक श्रेष्ठ गुणधर्म को विकसित कर पाते हैं, हाउ दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो उनको अब लोक प्रशासन के मूल्य में हम समझने के रूप में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, दैट हाउ दीज आर बेनिफिशियल इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो वैल्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो सबसे पहले हम वैल्यूज को समझते हैं कि वैल्यू है क्या, उसके बाद हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद इनको मर्ज करने की कोशिश करते हैं। तो इट सेज दैट द वैल्यूज आर जनरली दोज रूल्स which describe or define the purpose of life and the means of achieving it। मूल्यों से सामान्य आशय उन नियमों से है जो जीवन का उद्देश्य तथा उसे प्राप्त करने के साधन बताते हैं। Based on these, we evaluate a person, emotion, action and community। इन्हीं के आधार पर हम एक व्यक्ति, भावनाओं, क्रियाओं और समुदाय आदि चीजों को समझते हैं या का मूल्यांकन कर सकते हैं, बिना मूल्यों के, क्योंकि मूल्यों का अंकन ही मूल्यांकन होता है। यानी कि मूल्यों को, किसी व्यक्ति में कैसे मूल्य है, उसके आधार पर उसको अंक प्रदान किया जाए, तो उसका हम मूल्यांकन करते हैं कि इस व्यक्ति की समाज में श्रेष्ठता कितनी है। उसके मूल्य जितने उच्च होते हैं, उसकी श्रेष्ठता उतनी ही अधिक उच्च होती है। इसका उदाहरण मैंने पहले दिया भी था। अगर आपके मूल्य उच्च है, तो समाज में आपका मूल्य का मतलब देखो क्या होता है, बेसिकली प्राइस होता है। प्राइस यानी कि आपकी वैल्यू। वैल्यू का सीधा सीधा सा मतलब क्या है, आप कितने के, कोई वस्तु कितने की बिक सकती है। अगर पार्ले जी के बिस्किट की बात करें, तो पार्ले जी जो है, जी माने जीनियस वाला, वो 5 रुपए में आ जाता है। वहीं गुड्डे की बात करोगे तो गुड्डे जो है वो आपको 10 रुपए से नीचे नहीं मिलेगा, यानी दुगना ज्यादा है। कहने का मतलब मेरा क्या है, किसका मूल्य ज्यादा है? गुड्डे का मूल्य ज्यादा है। उसका कारण क्या है? इसकी प्रॉपर्टीज भी ज्यादा होंगी, इसका टेस्ट भी अच्छा होगा, इसकी क्वालिटी भी ज्यादा अच्छी होगी। इन द सेम वे, एक व्यक्ति के व्यवहार की जितनी अच्छी क्वालिटी होती है, उसका समाज में मूल्य भी उतना ही ज्यादा होता है। इसी तरीके से अगर आप करप्शन के केस की बात करें, तो अगर आप बहुत ज्यादा ईमानदार हैं, अगर आप कभी रिश्वत नहीं लेते, तो अगर आपको ब्राइब ऑफर की जाए, रिश्वत आपको दी जाए, तो इस बात को ध्यान रखना कि आपकी रिश्वत जो होगी, उसकी शुरुआत ही अच्छे खासे मूल्य से होगी। वहीं एक करप्ट ऑफिसर होगा, तो मान के चलो अगर उसको 50,000 रुपए ऑफर किए जा रहे हैं, तो उन 50,000 के बदले अगर आप ईमानदार हो, तो आपका ऑफरिंग ही शुरू कितने से होगा? कम से कम 1-2 लाख से। क्योंकि वो लोग जानते हैं ना कि ये भैया बिकने वाला आदमी नहीं, आज तक तो रिश्वत ली नहीं, क्या पता छोटे मोटे अमाउंट से तो मानेगा ही नहीं, इसलिए इसके लिए बड़ा अमाउंट फिक्स करो।
तो इस तरीके से आपका मूल्य बढ़ गया। एक मैंने एग्जांपल दिया, हालांकि एग्जांपल सटीक नहीं बैठता, एग्जांपल मत लिख के आना, मैंने सिर्फ इसलिए बताया ताकि आप समझ सको कि मूल्यांकन का मतलब क्या है। मतलब आपका मूल्यांकन जितना उच्च होता है, समाज में आपका मूल्य भी उतना ही ज्यादा होता है। किसी वस्तु के तरह अगर आप अपने आप को व्यक्ति ना माने, एक वस्तु माने, तो अगर आपको सौदा सौदा किया जा रहा है आपका बाजार में, तो आपका मूल्य उतना ही उच्च होगा जितने की ज्यादा आपका मूल्यांकन किया जाता है। और मूल्यांकन किस पर निर्भर करता है? आपके व्यवहारिक गुणधर्मों पर निर्भर करता है, आपके व्यक्तिगत आपकी भावना कैसी है, आपकी क्रियाएं कैसी हैं, समुदाय के प्रति आपकी सोच कैसी है, वगैरह वगैरह। ये कहता है मूल्य संपूर्ण व्यवस्था है, चाहे वो परिवार हो या समाज या राष्ट्र, इन सभी को व्यवस्था में रखने का कार्य ही मूल्य करते हैं। वैल्यूज आर द एंटायर सिस्टम, वेदर इट इज फैमिली और सोसाइटी और नेशन, कीप्स ऑल थिंग्स इन द सिस्टम। यानी कि आपका राष्ट्र है, आपका परिवार है, समाज है, इन सबको एक व्यवस्था में बांधने का काम जो कर रहा है वो मूल्य है। ये मूल्य नहीं होते, ये नैतिक मूल्य नहीं होते, तो आप व्यवस्थाओं ही नहीं बनते, ये सिस्टम होता ही नहीं। जो ह्यूमन सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है वो होता ही नहीं। अगर ये व्यवस्था खत्म हो जाए, अगर ये मूल्य आपके भीतर से खत्म हो जाए, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आज सरकार आपसे कहती है कि आप घर में बैठे रहो, इसलिए नहीं कि आप पुलिस के घर से डर डर से घर में बैठे हो कि बाहर निकले तो कर्फ्यू में पुलिस मारेगी, ऐसा नहीं है। आप इसलिए नहीं निकलते हो क्योंकि आपके नैतिक मूल्य उच्च हैं, आप जानते हो कि इससे समाज को कितना बड़ा खतरा हो सकता है, जिसके कारण आप ऐसा करने पर मजबूर हो। मानवीय जगत में पाए जाने वाले मूल्यों को हम इस तरह वर्गीकृत कर सकते हैं, वी कैन क्लासिफाई द वैल्यूज फाउंड इन द ह्यूमन वर्ल्ड इन दिस वे। अब वो मूल्य कौन कौन से हैं? ये मूल्य है, पहला फिक्स्ड वैल्यू आती है, दैट मींस सावयवी मूल्य आते हैं, देन कल्चरल वैल्यू आती है यानी सांस्कृतिक मूल्य आते हैं, सोशल वैल्यूज आती हैं, सामाजिक मूल्य आते हैं, टिपिकल वैल्यूज हैं, विशिष्ट मूल्य हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं यानी कि बिजनेस वैल्यूज जिन्हें हम व्यावसायिक मूल्यों के नाम से जानते हैं, मोरल वैल्यूज हैं, नैतिक मूल्य है, सब्जेक्ट वैल्यूज है, प्रजा मूल्य है। ये आदि 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 मूल्य जो हैं वो आपके भीतर व्याप्त होने चाहिए, जिन्हें हम बेसिकली क्या बोल सकते हैं, जो मूल्य हमारे प्रशासन में भी जरूरी है। लेकिन प्रशासन में मुख्य रूप से देखा जाए तो हमारे सामने जो सबसे ज्यादा अहम मूल्य होते हैं उनमें सामाजिक मूल्य, आपके सांस्कृतिक मूल्य, डेमोक्रेटिक मूल्य, व्यावसायिक मूल्य, मूल्य ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सावयवी विशिष्ट प्रजा मूल्य भी। ओके, हाँ, प्रजा मूल्य डेफिनेटली, सब्जेक्ट वैल्यूज विल ऑलवेज आल्सो बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। नाउ वी व्हेन आर टॉकिंग अबाउट दिस, जब हम इसकी बात करते हैं, जैसे अगर हम फिक्स्ड वैल्यूज की बात करें, वो जो स्थिर है, स्थायी है, मतलब जीवन की रक्षा से संबंधित होते हैं, ये आधारभूत मूल्य, इनको हम परिवर्तित नहीं कर सकते, इनको हम बदल नहीं सकते। वो सावयवी मूल्य है, यानी कि जो आपके समान अवयवों के साथ आप में निहित है, आधारभूत, जो आपके जीवन में, आपके जीवन के शुरू होने से जम जाते हैं और जो आपके जीवन की रक्षा के लिए आवश्यक है। अगर इनका पालन आपने नहीं किया तो आपके जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता है। ऐसे हम मूल्यों को फिक्स्ड वैल्यूज कहते हैं। इन्हें आप परिवर्तित नहीं कर सकते, इन्हें रिप्लेस भी नहीं कर सकते हम किसी और मूल्य के साथ। इनको रिप्लेस कर दें ये भी संभव नहीं है। तो उन मूल्यों का अनुसरण करना, जो मूल्य आपके जीवन की रक्षा के लिए अनिवार्य होते हैं या जीवन की रक्षा से संबंधित होते हैं या जीवन के आधारभूत मूल्य होते हैं, उन्हें हम फिक्स्ड वैल्यू यानी कि सावयवी मूल्य के नाम से जानते हैं। कल्चरल मूल्य मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। सांस्कृतिक मूल्य जो होते हैं बेसिकली किसी भी धर्म, रीति रिवाज या कोई प्रचलन या धारणा विशेष जो होती है, उसमें उन मूल्यों को शामिल किया जाता है। वो कल्चरल मूल्य होते हैं, नहीं सांस्कृतिक मूल्य होते हैं। आपके भीतर इस संबंध में उनकी जानकारी और उनके प्रति जागरूकता, धर्म रीति रिवाजों के प्रति जागरूकता, ये आपका सांस्कृतिक मूल्य है। लोक सेवक में ये होना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है बेटा, किसी धर्म समुदाय के प्रति, वरना अगर उससे कुछ गलत कदम उठ गया तो फिर लोगों का अविश्वास बहुत बड़े स्तर पर फैल जाता है। देन सोशल वैल्यू, सामाजिक मूल्य मुझे बताने की जरूरत नहीं है। समाज के प्रति आपके कल्याण की भावना जो आप में है, वही सामाजिक मूल्य है। यानी कि क्या आप समाज के प्रति सहयोग की भावना रखते हो? क्या समाज के लाभ के लिए आप त्याग की भावना रखते हो? आप बलिदान की भावना रखते हो? तो आप में सामाजिक मूल्य निहित है। इसका मतलब यह है सोशल वैल्यूज, मतलब आप समाज के लिए जीना चाहते हो अपना जीवन, वो सामाजिक मूल्यों में निहित होता है। विशिष्ट मूल्य, टिपिकल वैल्यूज जो आती हैं, वो मूल्य होते हैं जो कि दीज आर रिलेटेड टू द स्पेशल ओकेशंस, यानी विशेष अवसर और विशेष परिस्थितियों से संबंधित ये मूल्य होते हैं। अब विशेष जो अवसर होते हैं और जो विशेष परिस्थितियां होती हैं, वो किस प्रकार की होती हैं, जिससे संबंधित ये मूल्य होगा। अ, ऐसे मूल्य जो तब आपको जागृत करने होते हैं जब विशेष परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। जैसे व्यक्ति में जागृत वो मूल्य भारत में जो स्वतंत्रता प्राप्ति के आंदोलन के समय जागृत हुए। आप ऐसा बोल सकते हो कि जब स्वतंत्रता प्राप्ति का आंदोलन चल रहा था, तब व्यक्ति के मूल्यों में आज के मूल्यों से थोड़ा सा परिवर्तन था।
ना सिर्फ सामाजिक मानवीय मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य उस समय व्यक्ति के हृदय में निहित थे, एक विशेष मूल्य था जो भारत की स्वतंत्रता से संबंधित था। उसकी एक कीमत थी जो लोगों को चुकानी थी और उसके लिए उनको 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 रेडी होना था। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के आंदोलन के समय लोगों में निहित मूल्य या लोगों द्वारा विकसित किए गए जो मूल्य थे, वो ऐसे ही मूल्य थे जो विशिष्ट विशिष्ट परिस्थितियों में तैयार किए गए मूल्य थे। इनको हम इस तरीके से बोल सकते हैं। संपूर्ण मानवता के अस्तित्व को जहाँ खतरा पैदा हो जाता है, उनके लिए आधारित जो मूल्य हैं, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मूल्य है। मानवीय सभ्यता के अस्तित्व के लिए निर्धारित किए जाने वाले मूल्य हैं, वो इस प्रकार के मूल्यों में आ सकते हैं। अहिंसा के लिए, शांति के लिए, प्रेम की स्थापना के लिए निर्धारित किए जा सकने वाले जो मूल्य हैं, वो इसमें शामिल किए जा सकते हैं एंड मेनी अदर्स, राइट? वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ द डेमोक्रेटिक मूल्य मूल्य यानी कि वैल्यूज, लोकतांत्रिक मूल्यों की बात की जाती है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा किसी देश का संचालन करना ही जनतंत्र है, लोकतंत्र है। और जनता द्वारा चुने गए इन प्रतिनिधियों, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो जनता के लिए सुचारू संचालन की व्यवस्था करें, उन जनप्रतिनिधियों के प्रति विश्वास की भावना पैदा करना लोकतांत्रिक मूल्य है। कुल मिलाकर ये कह सकते हो कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार में जनता का विश्वास होना ही लोकतांत्रिक मूल्य होता है। डेमोक्रेटिक वैल्यू इज नथिंग बट द belief of the public towards the government which was elected by the public or which was chosen by the public. This is called what the democratic value, right? बिजनेस वैल्यू की हम बात करते हैं, व्यवसायिक मूल्य। इसके तहत कोई संगठन आ सकता है जिसमें संगठन किसी भी चीज से संबंधित हो सकता है। संगठन उत्पादन से संबंधित हो सकता है, किसी कार्य के निष्पादन से संबंधित हो सकता है, या किसी अन्य प्रकार का। मतलब ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज भी बोल सकते हैं हम बिजनेस वैल्यूज को। और ऑर्गेनाइजेशन कैन बी टुवर्ड्स एनी काइंड ऑफ प्रोडक्शन और एनी काइंड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ एनी काइंड ऑफ वर्क, उसे हम बोल सकते हैं कि व्यावसायिक मूल्य। तो उस संगठन के अंतर्गत जो धन है, उस धन का सार्वजनिक तौर पर उपयोग या उस संगठन के हित के लिए उपयोग करना, एक सार्वजनिक मूल्य के अंतर्गत आने वाली विशेष विचारधारा है जो सार्वजनिक मूल्य को बढ़ावा देती है उस संस्थान में। नैतिक मूल्य यानी मोरल वैल्यूज, इनके बारे में मैं बता चुका हूँ। आपके भीतर जो नैतिक मूल्य हैं, वो आपके उच्च चरित्र को बताते हैं, ईमानदारी की भावना को प्रदर्शित करते हैं, सत्य, अहिंसा आदि सिद्धांतों को व्यक्त करते हैं। ये आपके मोरल वैल्यूज, नैतिक मूल्य होते हैं। जबकि हम जब प्रजा वैल्यूज की बात करते हैं, प्रजा मूल्यों की, सब्जेक्ट वैल्यूज की बात करते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि जो बोल सकते हैं, जैसे मोदी जी अगर देश के प्रधानमंत्री हैं तो उनके लिए उनके प्रजा मूल्य क्या है। भारत एक विविधताओं से भरा हुआ देश है। इसमें कई प्रकार के, कई धर्मों के, कई जातियों के, कई संप्रदायों के, कई रंगों के, कई लिंगों के, कई विचारधारा के लोग निवास करते हैं। यहाँ साम्यवादी विचारधारा के लोग भी हैं, समाजवादी विचारधारा के लोग भी हैं, और पूंजीवादी विचारधारा के लोग भी हैं। सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, कम्युनिस्ट, ऑल काइंड ऑफ कैटेगरीज आर फाउंड हियर। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री होने के नाते, देश का शासक होने के, सर्वोच्च शासक होने के नाते उनका ये दायित्व तो बनता है कि वो इस विविधता वाली जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हुए किसी से भेदभाव ना रखें और सभी के लिए उचित प्रशासन की व्यवस्था करें। ये उनका एक प्रजा मूल्य है। तो प्रजा मूल्य का आशय हो गया कि विविधता का सम्मान करना, एक प्रशासक के लिए निर्णयों के आधार पर योग्यता, उनके निर्णयों में योग्यता होना या योग्यता के आधार पर निर्णय लेना, सार्वजनिक हित को हमेशा बढ़ावा देना और उपयोगितावाद का समर्थन करना। जो चीज उपयोगी है लोगों के लिए वही करना। तो ये सब प्रजा मूल्य के तहत निहित। तो बेटे ये वो सारे मूल्य हैं जो आपके लोक प्रशासन में भी काम आते हैं। इन्हीं मूल्यों में से हम सेपरेट करके देखेंगे कि क्या लोक प्रशासन के मूल्य हो सकते हैं। क्लियर है? अभी तो अब आपका ये लेक्चर एंड होने वाला है। सेकंड सेशन के लिए अपन को वेट कर लेते हैं। सेकंड सेशन में अपन लोग इसको अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी मैं यही छोड़ रहा हूँ, वरना बीच में टॉपिक आपका छूटेगा। ठीक है?